Good morning, dear students. So, today we will start our chapter Forest. तो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं, बहुत सारी अमाउंट में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उस एरिया को हम बोलेंगे फॉरेस्ट। और ये बहुत सारे ट्रीज़ मिला के जो फॉरेस्ट बनाते हैं ये एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और जो फॉरेस्ट है ये हमारी जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी लाइफ पे भी अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। जो ह्यूमन बींग्स हैं तो उन्होंने भी अपनी लाइफ जो अर्थ पे स्टार्ट की थी एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर ही स्टार्ट की थी। फॉरेस्ट ड्वेलर का क्या मीनिंग होता है? वो इंसान जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ड्वेलर मतलब होता है कहीं पे रहने की जगह। तो फॉरेस्ट इसमें बताया गया, फॉरेस्ट ड्वेलर बोला है, इसका मतलब हो जाएगा कि फॉरेस्ट में रहने वाले। तो ह्यूमन बींग्स ने भी अपनी लाइफ एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर ही स्टार्ट की थी। सबसे पहले वो कहाँ पे रहने लगे थे? फॉरेस्ट में ही रहने लगे थे। अपना सारा काम कहाँ पे करते थे? फॉरेस्ट में करते थे। और अपना मतलब वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। इन द अर्ली स्टेजेस दे वर फूड गैदरर्स। पहले वो क्या थे? फूड गैदरर्स थे एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स। मतलब अपनी हर नीड के लिए वो किस पे डिपेंड करते थे? फॉरेस्ट पे। चाहे वो उनका फूड हो, चाहे क्लोथ हो या शेल्टर हो, मतलब चाहे वो रहने की जगह ही क्यों ना हो। तो रहने के लिए भी वो कहाँ पे डिपेंड करते थे? किस पे डिपेंड करते थे? फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे। दे ग्रेजुअली बिकम फूड ग्रोवर्स। धीरे धीरे वो क्या बने? फूड ग्रोवर्स। मतलब कि उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चरिंग स्टार्ट कर दी, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, फूड ग्रो करना शुरू कर दिया। कैसे किया उन्होंने? फॉरेस्ट में थोड़ी थोड़ी जगह उन्होंने क्या किया? क्लियर करना स्टार्ट कर दी, खाली कर दी। उसकी जगह उन्होंने अपना फूड की ग्रोथ स्टार्ट कर दी। ऐसे ही उन्होंने पहले फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे अपने खाने पे, क्लोथ पे, शेल्टर पे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती का शुरू कर दिया, फूड ग्रो करना शुरू कर दिया। However, they continue to depend on forest for their requirements of daily life. Even today, people depend on the forest for paper, timber, fuel wood, medicine and fodder. पहले तो डिपेंड होते ही थे, लेकिन अभी भी आज भी हम किस पे डिपेंड है? पीपल किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे डिपेंड है। जैसे कि पेपर, हम जो पेपर यूज़ करते हैं वो हमें ट्रीज़ से ही तो मिलता है, और ट्रीज़ कहाँ पे मिलेंगे? हमें फॉरेस्ट पे मिलेंगे। और टिम्बर मीन्स लकड़ी, फ्यूल वुड जो हम जलाने के लिए वुड यूज़ करते हैं, मेडिसिन हो गया, फोडर, फोडर मीन्स जो हम चारा डालते हैं भैंसों को या गाय को हम चारा डालते हैं उसे हम फोडर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज भी हम किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ओवर द ईयर्स द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज़ डिक्रीज्ड स्टेडिली। तो मतलब ऐसे ही सालों बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी ही क्या हो रहा है, एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर आता था वो कम होता जा रहा है। क्योंकि हम फॉरेस्ट की क्या कर रहे हैं? मतलब कटाई करते जा रहे हैं पेड़ों की, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो जो एरिया है फॉरेस्ट का वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट का क्या कर रहे हैं? हम कट कर रहे हैं। तो इसी वजह से, इन सब कारण की वजह से, ये सब एक्टिविटीज़ करने की वजह से फॉरेस्ट का एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? एक लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट है उनको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगी, वो इंक्लूड होंगी, उसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन उस कंपोनेंट में जिसमें नॉन लिविंग थिंग इंक्लूड होती हैं उसको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लिविंग के पहले लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ट्रीज, श्रब, वाइन्स, ग्रासेस और बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें वुड नहीं होता, मतलब नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। बड़े बड़े ट्रीज़ को हम हर्बेशियस प्लांट्स नहीं कहेंगे, छोटे छोटे जिनमें वुड नहीं होता, वुड का पार्ट नहीं होता।
मॉसेस, एल्गी, फंजाई, इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या हो गए, लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। तो हम फॉरेस्ट के लिविंग कंपोनेंट की बात करें या हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें नॉन लिविंग की, उसमें आ जाएगा हमारा सोयल, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे फॉरेस्ट के। लेकिन बायोटिक और जो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कि सोयल हो गया, सोयल हमारा हो गया, सोयल एंड वाटर हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट में आ गए, लेकिन जो ट्री है हमारा वो लिविंग में आ गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है ना। अगर हमने क्या कहते हैं, ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए सोयल की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ही नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो अदर एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो भी, उनकी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ इन अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में लाइफ कैसी होती है। देखो, यू ऑलरेडी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। तो हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, और तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें हिट्रोट्रॉफ्स, हिट्रो का मतलब होता है अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉफ्स। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं, मतलब अपना खाना किससे लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, तो उनको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल फंजाई या मशरूम हम कह सकते हैं। तो ये सारे किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो उनको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। तो हमें पता लगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, किस कैटेगरीज में। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफ्स वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफ जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर पे से लेते हैं। ऑल एनिमल्स whether it is herbivores, carnivores और omnivores ultimately depend on plants for food। मतलब सारे एनिमल्स चाहे वो हार्बीवोर्स हो, हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो किसको खाते हैं, नेक्स्ट उनको मीट ईटर्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, जो मीट को खाते हैं। और नेक्स्ट ओमनिवोर, ओमनिवोर क्या हो गए, जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, मतलब मीट खाते हैं, दोनों ही चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग या हम कह सकते हैं डॉग, ऐसी वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही चीज़ें खा सकती हैं, उनको हम ओमनिवर बोलते हैं। और कार्निवर क्या हो गया, जो मीट ईटर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को नहीं खाते। तो ये सारे ही चीज़ें, मतलब हार्बीवोर हो, कार्निवोर हो या ओमनिवोर हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। क्यों, हम खुद से ही एग्जांपल ले लेते हैं, या हम ये जो चेन दे रखी है हम इससे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें रैबिट, रैबिट क्या खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। और स्नेक किसको खा रहा है, रैबिट को खा रहा है। अगर स्नेक रैबिट को नहीं खाएगा, अगर रैबिट ग्रास को नहीं खाएगा तो क्या रैबिट जी पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर रैबिट सरवाइव नहीं कर पाएगा तो स्नेक भी कैसे सरवाइव करेगा। तो मतलब इसलिए हम कह सकते हैं स्नेक भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ग्रास के ऊपर, या हम कह सकते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे इस अर्थ पे, चाहे वो हार्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो, चाहे वो ओमनिवोर हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। जैसे कि हमने इसमें ही देखा ना कि जो स्नेक है वो भी ग्रास के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि ये रैबिट को खाएगा। अगर रैबिट ही ग्रास को नहीं खा पाएंगे या नहीं हो, अगर हमारे पास प्लांट्स ही नहीं होंगे तो रैबिट नहीं खा पाएगा। तो अगर रैबिट ही नहीं रहेगा तो स्नेक भी क्या खाएगा, तो स्नेक की भी हम क्या कह सकते हैं, कम हो जाएगा, एक्सटिंक्शन होने लग जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करेगा।
तो इसी चीज़ को जो मतलब ये जो चेन चली है कि ग्रास को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट ईट कर रही हैं, रैबिट से फिर स्नेक ले रहा है, स्नेक से फिर अदर एनिमल्स ले रही हैं जो बड़े एनिमल्स हैं इससे कैटेगरी में। तो ये जो चेन चल रही है इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक खाना पहुंच रहा है या एक ऑर्गेनिज्म को जो दूसरा ऑर्गेनिज्म ले रहा है, उसी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। तो ऐसे ही देखो ये तो हमारी सिर्फ एक चेन के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन ऐसे ही अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे चेन होंगी। जैसे हम ले सकते हैं कि मान लो अब यहाँ पे तो ग्रास रैबिट को ले रहा है और रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि इस रैबिट को सिर्फ एक स्नेक ही खाए, और ऑर्गेनिज्म भी तो खा सकते हैं और जो बड़े हैं वो भी तो खा सकते हैं। इस स्नेक को ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म खाए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। मतलब बहुत सारी क्या बन जाएंगी, चेन बन जाएंगी जो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इंटरलिंक। आई होप इसमें समझ आ गया होगा आपको। जैसे कि रैबिट किसको ले रहा है, ग्रास को, और स्नेक ले रहा है रैबिट को, ठीक है। अब स्नेक के साथ साथ ये एक और किसको कर रहा है, एक और ऑर्गेनिज्म इसको रैबिट को खा रहा है। तो मतलब कि ये किसके साथ होगा, एक और चेन के साथ लिंक हुआ ना, जो आगे किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू खाया जा रहा है। तो मतलब कि ऐसी चेन्स, मतलब बहुत सारी चेन जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, उसे हम फूड वेब बोलेंगे। बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है फूड चेन और फूड वेब में। आई होप क्लियर हो गई होगी। फूड चेन हमारी सिर्फ एक चेन को बोलते हैं, और जो बहुत सारी चेन होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, उसे हम फूड वेब बोलेंगे। इफ एनी कॉम्पोनेंट फ्रॉम दिस लिंक इज रिमूव्ड, अगर इन केस एक भी कंपोनेंट इस फूड चेन में से रिमूव कर दिया जाए, तो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी लाइफ को क्या होगा, इफेक्ट करेगा। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर इसमें रैबिट नहीं होगा, अगर हम इसमें से रैबिट को रिमूव कर देंगे, तो स्नेक के लाइफ के ऊपर भी तो इफेक्ट करेगा ना ये चीज़, क्योंकि फिर स्नेक भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो स्नेक को, इन केस चलो रैबिट को हम रिमूव नहीं करते हैं और स्नेक को कोई ईगल या कुछ दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। अगर इस चेन में, ये 4 की चेन बन गई ना, अगर इस चेन में हम स्नेक को रिमूव कर दें, तो ईगल की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ऑब्वियसली है ना कि ये स्नेक, अगर स्नेक को रिमूव करेंगे तो ईगल क्या खाएगा फिर। इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक भी कंपोनेंट अगर हम रिमूव करते हैं, तो बहुत सारी पूरी फूड चेन पे ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। if the plants are removed, अगर हम प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो द हार्बीवोर्स लाइक रैबिट, जैसे कि रैबिट्स हैं, वो नहीं जी पाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो कार्निवोर्स हैं उनमें स्कार्सिटी आ जाएगी, फूड की। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, कि फूड की कमी हो जाएगी कार्निवोर्स में। लाइक स्नेक एंड लायन, अभी मैंने बताया ना, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रैबिट क्या खाएंगे, अगर रैबिट नहीं होंगे तो स्नेक के पास खाना नहीं मिलेगा स्नेक को। इफ़ द डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया रिमूव्ड, अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें, अगर हम डीकम्पोजर्स को रिमूव कर दें, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगर, क्योंकि डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को उसमें मिक्स कर देते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है। जैसे कि अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है किसी जगह पे, तो वहाँ पे जो डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको डीकम्पोज करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल में मिक्स कर देते हैं। अगर डीकम्पोजर्स को ही हम रिमूव कर दें, अगर डीकम्पोजर्स ही नहीं रहेंगे सोइल में, तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई तो प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे। अगर प्लांट के पास न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और अगर हम प्लांट्स से, तो हमें सबको पता है कि किसी को फिर खाना ही नहीं मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। तो मतलब हमने अभी देखा था ना कि प्लांट्स पे तो सारी लाइफ ही डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं। तो डीकम्पोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये फूड वेब की दे रखी है। देखो इसमें बहुत सारी चेन दे रखी है। जैसे ये रैबिट है, ये ग्रास ले रहा है, इसे स्नेक भी खा रहा है, इसे लॉयन भी खा रहा है। तो ये क्या बनी, फूड वेब बन गई। मतलब कि बहुत सारी जो फूड चेन है ये इंटरलिंक कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फूड वेब।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ फॉरेस्ट इज एबल टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो फॉरेस्ट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फॉरेस्ट एक इंडिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि देर इज़ नो डायरेक्ट एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड सीड। यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्ट एडिशन नहीं करते किसी भी चीज़ का, किसी फर्टिलाइज़र का या सीड का या किसी फूड का या वाटर का, किसी भी चीज़ का हम इसमें एडिशन नहीं करते। और ये पॉसिबल ही क्यों है, कैसे है ये पॉसिबल? देखो, विद इन अ फॉरेस्ट मटेरियल्स मूव इन अ कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइकिल अलोंग अ फूड चेन एंड थ्रू अ फूड वेब that goes from plants to plant eater, then to meat eater and then to decomposers and again back to plants। जैसे कि हमने देखा था, हमने फूड चेन देखा ना कि कोई हार्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स हैं, मतलब कि जो मीट खा रही हैं, फिर उनको ओमनिवोर्स खा रही हैं, फिर वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से। अगर दोबारा से मिट्टी में मिक्स हो गए तो दोबारा वो उनके न्यूट्रिएंट्स किसने ले लिए? प्लांट्स ने ले लिए। फिर प्लांट को फिर आगे एनिमल्स खा रहे हैं, फिर आगे उनको ओमनिवोर्स खा रहे हैं। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो फॉरेस्ट को किसी भी चीज़ की एडिशन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप समझ आ गया होगा क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली अपना आप ऑटोमेटिकली चलता रहता है। द टर्म फूड वेब इज़ बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर अ फॉरेस्ट दैन अ फूड चेन। तो अगर हम फॉरेस्ट को डिस्क्राइब करने की बात करें तो फूड चेन से बेटर ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? फूड वेब है, क्योंकि फूड वेब में सारी ही चेन आ जाती हैं। फूड चेन में तो सिर्फ एक चेन आती है, लेकिन फूड वेब में सारी ही चेन आ जाती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं। दिस इज़ बिकॉज अ सिंगल प्लांट और एनिमल मे हैव लिंक्स टू मैनी अदर। For example, those animals that eat both plants and other animals can have links with many plants and variety of other meat eating animals। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा कि बहुत सारी इंटरलिंक, मैंने बता दिया कि फूड वेब में क्या होता है, इंटरलिंक होता है। और ऐसे ही डिकम्पोजर्स का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और बहुत सारे जो वर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारी लाइफ में या हमारी फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब in the forest habitat. Their role is to break down the rough woody fibers of trees। ये क्या करते हैं? जो ट्रीज़ की रफ फाइबर या वुडी फाइबर होते हैं उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसका दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, उसमें न्यूट्रिशन दोबारा से इनेबल कर देते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट की लेयर्स के बारे में। उसमें हम बताएंगे कि जो फॉरेस्ट है वो पूरी एक लाइन में नहीं होते, उनकी जो हाइट है वो अलग अलग होती है। उन हाइट्स को, उन लेयर्स को क्या कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।